Hello and good morning and welcome to you all on your favorite channel श्रद्धा IAS। दोस्तों, इसमें हम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे और उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसे हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हाँ, कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? मतलब उच्चतम न्यायालय के पूछ रहा है तो वो भारत सरकार, एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। देखो, एक साइड भारत सरकार होगा वादी के तौर पे और दूसरा साइड कोई दूसरा राज्य हो सकता है या फिर राज्यों का समूह हो सकता है, या फिर एक साइड भारत सरकार होगा या फिर कोई कोई राज्य हो सकता है या फिर कुछ राज्यों का समूह हो सकता है और दूसरे साइड भी कोई राज्य हो सकते हैं। मतलब इन कोई ऐसा लड़ाई होगा, है ना, कानूनी लड़ाई, तो वो सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो उसी को बोलते हैं, ये उसका आरंभिक जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा नहीं, मतलब वो हाई कोर्ट नहीं जाएगा वो मामला। ठीक है, सवाल यही पूछ रहा था। तो ये तो सही है, संसद के, हाँ, तो यही आंसर होगा ना। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये भी है, तो ये हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में हुए चुनाव पर विवाद, ये सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक अधिकारिता में नहीं आते हैं। भारत सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, हाँ। तीसरा ऑप्शन, भारत सरकार तथा किसी राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। देखो, मेन बात है कि भारत सरकार और ये जो यूटी है, यूटी ऑलरेडी मतलब भारत सरकार का ही, भारत सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्र ही होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भारत सरकार अपने क्षेत्र में मतलब विवाद खड़ा कर देगा, है ना। तो ये नहीं है, ये गलत है ना। जब भी आप ये आरंभिक अधिकारिता का जिक्र करेंगे, इसका जिक्र होता है आर्टिकल 131 में, 131 में। वहाँ पर साफ तौर पे यही लिखा गया है कि भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद होना चाहिए, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों का विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य सेन है चटगांव, है ना। चटगांव आर्मरी जो रेड हुआ था उसी से संबंधित है ना। जतिन दास को क्या हुआ था? जतिन दास ने 64 दिवसीय अनशन किया था और फिर इनको मतलब भूख हड़ताल करके इनको मृत्यु हो गई थी जेल में ही। 64 दिन का भूख हड़ताल हुआ था। बीना दास जो है बंगाल की थी, वही मतलब गवर्नर पर बहुत नज़दीक से गोली चलाती हैं, है ना, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। पॉइंट ब्लैंक रेंज से बीना दास मारती है गोली गवर्नर को, है ना। भगवती चरण बोहरा जिन्होंने लिखा द फिलॉसफी ऑफ द बम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे है फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। ये तो गलत है ना, क्योंकि 1946 यही, ये बीपीएससी ये हर बार कर रहा है। मतलब ना, आप डेट में ना थोड़ा सा मतलब एक साल का ऊपर नीचे कर देगा तो थोड़ा सा लोग मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, है ना। तो ये तो सही है। आह्वान किया और एक नया नारा, लड़के लेंगे पाकिस्तान, दिया। हाँ, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई के हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया था। हाँ, तो ये सही था, बिना वारंट, है ना, बिना वारंट का, बिना वकील, बिना दलील का ये इसको कहा जाता था। ठीक है, तो कौन सही हो गया? दूसरा सही है, चौथा सही है, इसमें देख लो, यही हो गया डी ऑप्शन। 1897 में प्लेग कमिश्नर
है ना। रैंड, वॉल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या किसने किया था? ई- तो बंधु एक ही फेमस बंधु हैं, चापेकर बंधु, है ना। सावरकर किसी और से संबंधित है, मित्र मेला से। साबर मराठी में अवंतिका बाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी? प्रस्तावना लिखेंगे कौन? बाल गंगाधर तिलक ने ये प्रस्तावना लिखी थी। ठीक है, विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध बताया था। हाँ, सावरकर, बीडी सावरकर ने। एसवी राय चौधरी ने तर्क दिया कि 1857 का विद्रोह, हाँ, ये जनता का विद्रोह नहीं था, नहीं। उन्होंने कहा था, एसवी चौधरी ने कहा था ये जनता का विद्रोह है, तो ये गलत हो गया। गदर का गठन बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर के अखबार में उसके सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा होता था, अंग्रेजी राज्य का दुश्मन। ये सही है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, ये भी सही, 2-3 सही है ना। फाहियान की यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पर मिलता है? फाहियान आया था भारत, है ना, 5वीं शताब्दी में, है ना। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। तो मतलब वो तो मतलब वहीं आया था ना, पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र का उसने वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है ना। तो यहीं पर वो बताया होगा। कपिल मुनि, कपिल देखो, पूर्व मीमांसा किसने लिखा? जैमिनी। ये षड दर्शन है हमारा, ठीक है। सांख्य कपिल, न्याय गौतम, उत्तर मीमांसा वदरायन, वरदरायन, जो भी ये भी देख लो। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था, ठीक है। भारत की पहली फिल्म मानी जाती है, ठीक है। 1913 में बनी थी। उपयुक्त सभी, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त में से सभी ही होता है। भारत पर हून वंश का आक्रमण, हून किसमें हुआ था? स्कंदगुप्त ना। नौरोज पर मुगलों ने लिया था पारसी से, ठीक है। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? पर्शियन ही थी। मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति देखो यशोवर्मन का है, यशोवर्मा, यशोधर्मा, है ना, वर्मन, उसका भी है। लेकिन इसमें बता रहा है कि किन शासक के उपलब्धियों का विवरण है, तो इसका मतलब दो, मंदसौर प्रशस्ति दो मिलता होगा, है ना। तो दूसरा है कुमार गुप्त के, इनके जो कवि थे, कवि वत्स भट्टी, उन्हीं के द्वारा ये लिखवाया गया था, ये प्रशस्ति, है ना। और एक ये भी है, यशोवर्मन का भी मंदसौर है, जिसमें मतलब रेशम बुनकर के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए मंदसौर प्रशस्ति। इसमें ये गुप्तकालीन राजा का चर्चा है, तो इसलिए इसका आंसर कुमार गुप्त हो जाएगा। और एक हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मंदसौर है यशोवर्मन का, जिसमें रेशम बुनकर का मतलब जिक्र है। उसी में मतलब यशोवर्मन में ही वो यशोधर्मा वही है, कौन, मिहिर कुल जो था, हून शासक मिहिर कुल, उसको मतलब उनको हराया था कौन? यही यशोवर्मा, ये हून शासक था, इसको यशोधर्मा या यशोवर्मा हराया था, ठीक है। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया?
ठीक है। तो गुरु अंगद, जिसको बोलते थे भाई लहना। किस मुगल शासक को रंगीला? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला यही था। ठीक है। सिंध किस ब्रिटिश के द्वारा विजिट किया गया था? सिंध, देखो सिंध को विजय किया था यही नेपियर, है ना, नेपियर। और इसने एक कोड भेजा था जब जीत लिया था सिंध को, तो इसने एक कोड भेजा अपने गवर्नर को कि आई हैव सिंध, मतलब मैंने पाप किया है। बताया भी कि मतलब पाप किया है सिंध का विलय करके। ठीक है। और ये भी लिखा, बताया कि आई हैव सिंध, मतलब मेरे पास सिंध आ गया है, मैंने कब्जा कर लिया है। और मतलब इसका दो अर्थ निकलता है कि आई हैव सिंध, क्योंकि मुझे मतलब सिंध एक क्या था, मतलब एक बफर स्टेट था, है ना, और एक मतलब दोस्त राज के रूप में ये जाना जाता था। और मतलब कोई नैतिक जिम्मेदारी, मतलब कोई नैतिक कारण नहीं था इसको अधिग्रहण करने का, है ना। वो तो वही होता कि जो अफगानिस्तान से हारता है तो गुस्से में सिंध को भी, है ना, कैप्चर कर लिया जाता है। तो वही नेपियर द्वारा विजित किया गया था सिंध को। ठीक है। जरा से दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा से ख्वाबों में बसा लूं। हाँ, उस समय सिंध पर, मतलब जिस समय, मतलब हम जानते हैं कि जब सिंध का विलय होता है उसमें हमारा कौन था, लॉर्ड, मतलब वो जो गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन वेरो था, है ना, एलन वेरो। और इसी को पेकावी संदेश भेजा था, आई हैव सिंध। जेम्स एंड्रयू रैमजे, ये किसका नाम था? डलहौजी को, डलहौजी का असली नाम यही था, जेम्स एंड्रयू रैमसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कैंपोज, कैंपोज ब्राजील का है, ग्रान चाको अर्जेंटीना में है। ये सब शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक है, मैदान है ना। लानोज कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। ये है वेल्ड, इसको बोलते हैं फेल्ट या वेल्ड, ये पाया जाता है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका का फेल्ट है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डाउन्स है। ठीक है, ये घास के मैदान थे। माओरी कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड। ठीक है। चकमा, चकमा कहाँ से है? चकमा है बांग्लादेश। ठीक है। देखो अब चकमा जो नॉर्थ ईस्ट का जो देश, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे जो स्टेट हैं, है ना, तो उससे जो जो साइड, उससे जो मतलब बॉर्डर को शेयर कर रहा है, तो बांग्लादेश शेयर करता है ना, तो इसलिए चकमा ट्राइब बांग्लादेश से हो सकते हैं। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे है टोबा हो गया अर्जेंटीना से, और चीन हो जाएगा, चीन नाम थोड़ा सा है ना, तो ये इसको म्यांमार से जोड़ देते हैं, है ना। ठीक है। कौन कथन सही नहीं है? मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया और सुमात्रा के बीच। सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच। ठीक है। मकासार जलडमरू मध्य बोर्नियो और न्यूजीलैंड के बीच। देखो ये तो सही है दोस्तों। मेसिना जलडमरू मध्य इटली और सिसिली के बीच 100% है। सुंडा भी पाया जाता है जावा और सुमात्रा के बीच में, सुंडा है। और मलक्का है क्या है? मलेशिया और सुमात्रा के बीच। ये जो है ना, मकासर जलडमरू मध्य बोर्नियो
और सुलावेसी आइलैंड के बीच स्थित है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, झूमिंग कृषि का नाम है और उसका देश है। ठीक है, तो हम जानते हैं लदांग। लदांग कहाँ है? लदांग है मलेशिया में ही तो लदांग है। डी का हो गया फोर, फोर का हो गया डी, है ना। इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी ये दोनों खत्म हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो तमराई, ये क्या है? रोका, ब्राजील का होगा रोका। तमराई थाईलैंड का होगा। और कानुको का डाल दो वेनेजुएला। तो वन का तीन, वन का तीन है। अरे यार इसमें कहाँ है? हाँ, वन का, वन का क्या दिया? हाँ बी दिया, ठीक तो है, यही आंसर होगा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखो, कौन एक कथन सही नहीं है? भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है। हाँ तो ठीक है, ये सही है। टंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। गलत, लेक विक्टोरिया यही है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। ठीक है, टंगानिका क्या है? सबसे गहरी नहीं, ये है दूसरी सबसे बड़ी झील है। और मतलब अफ्रीका की सबसे गहरी झील ये है। ठीक है, टेंगानिका। पेटागोनिया, तो यही आंसर हो गया, कौन सही नहीं है, है ना। पेटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है। ये सही हो गया, पेटागोनिया मतलब रेगिस्तान का नाम है। ठीक है, पेटागोनिया मरुस्थल है। माउंट ब्लैंक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला किस खनिज के अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है ना। वहाँ गुंटूर में क्या है? मैग्नेटाइट का भंडार है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है। हाँ तो जो चेन्नई है, जो लौटते हुए मानसून से इसमें वर्षा होती है। ठीक है, और कम वर्षा होती है ना चेन्नई में, तो यहाँ विषमता मुंबई से अधिक है। हाँ तो सही है। दक्षिणी पश्चिमी लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा लाता है। हाँ तो सही है ना। ये कह रहा दक्षिणी पश्चिमी लौटता, देखो जब भारतीय महाद्वीप पर जब मानसून लौटता है ना, जब मानसून लौटता है तो लौटने के समय में होता है क्या कि एक समय ऐसा आता है कि दोनों मानसून पवने, लौटने वाले मानसून को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, और जब जो हमारा जो जो सबसे ज़्यादा बारिश होता है भारतीय क्षेत्र में, वो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है जब जब वो हमारा मानसून लौट रहा होता है, रिट्रीट कर रहा होता है, तो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप पर दोनों, मतलब दोनों मानसूनी पवनें एक साथ मौजूद रहती है। समझ गए? तो दक्षिण पश्चिमी लौटता मानसून तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा लाता है। हाँ, तो जब ये लौटते रहता है ना, तो उस समय भी यहाँ से बंगाल की खाड़ी से कुछ मतलब पानी उठाता है और वो यहाँ पर बारिश करता है। और जब ये पूरा लौट जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट मानसून एंट्री बढ़िया से करेगा और वो तमिलनाडु पर फिर से बारिश करेगा। तो समझ गए? हाँ, मतलब एक समय ऐसा होता है जब दोनों मानसूनी पवनें भारतीय महाद्वीप पर मौजूद होती है, एक लौट रही होती है और एक आ रही होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून लौटते रहता है और उस समय नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून पवनें आगमन होते रहती है। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, ये हम लोग सब जानते हैं।
मेडिटेरेनियन सी से ये पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। मतलब वहाँ से मतलब वहाँ पर ना ये हमेशा चलते रहता है एक पछुआ पवन, मतलब ट्रोपोपॉज पे ऊपर जेट स्ट्रीम चलता रहता है। तो वही अपने साथ मतलब इसकी दिशा हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो यही अपने साथ है ना भूमध्य सागर से मतलब नमी को उठाता है, और ये वो हमेशा वो बारिश करते हुए आता है। और हमारे भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में वो बारिश करता है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ करेगा और मैदानी क्षेत्रों में बारिश भी करता है। रबी फसल के लिए ये पश्चिमी विक्षोभ में जो है ना, ये ठंडी में जो बारिश होती है वो इसी कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, है ना। अभी हम थोड़ा बाद में हम लोग डिटेल से ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिटेल वाला चैप्टर है, और हम जानेंगे कि इस बार 2026 में मार्च के महीने में भी जो बारिश हुई थी वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही हुई थी। लेकिन इतना हमें ज़्यादा जानना नहीं है, बस ये ठंडा जो हमारे यहाँ ठंड में जो बारिश होती है इधर पश्चिमी क्षेत्रों में, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। और वो वर्षा लाती है, वो मतलब जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे, है ना, वो हवाओं को भूमध्य सागर से उठाकर लाती है और भारत के क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश करती है। इस कारण इसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, यानी पश्चिम के क्षेत्रों में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसके कारण। मान फिर ये है तो मतलब ये भी सही है, ठीक है, दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो गया, तो ये आंसर गलत होगा। मानसून अभियान मॉन्ट्रेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। नहीं, ये रसिया, रूस के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। निम्नांकित राज्यों में से कौन एक कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं, है ना। हिरन किसका है? नर्मदा का है। पूर्णा, वर्धा ये सब गोदावरी की है ना। तो डी का हो गया 3, तो यही तो हो गया आंसर। निम्न में से कौन ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं? ध्वनि के परावर्तन का उपयोग कौन करता है? देखो सोनार, हाँ तो सोनार वही होता है, मतलब जलयान में लगा होता है ना, शिप्स में। वो मतलब अपने साथ मतलब तरंगों को भेजते हैं, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजते हैं, और वो अगर नीचे कोई वस्तु डूबी हुई है या, है ना, या कोई भी वस्तु उससे टकरा के फिर ये वापस आती है, तो ये क्या है? परावर्तन ही हुआ ना, और ध्वनि का परावर्तन हुआ, तो ये सही है। अल्ट्रासोनिक क्या है? सोनिक, साउंड से ही रिलेटेड शब्द होता है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव ये साउंड वेव है, और उसी का परावर्तन होता है, तो पता चलता है कि मतलब समुद्र की गहराई कितनी है, या फिर कितनी गहराई पर कोई वस्तु नीचे छुपी हुई है, पनडुब्बी छुपी है, या कोई भी चीज़ छुपा हुआ है, ठीक है। स्टेथोस्कोप, देखो डॉक्टर जो है ना, जो हृदय की धड़कन है, तो वो भी मतलब यही ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करके ही मतलब सुनता है। हृदय की धड़कन को जो डॉक्टर जो आला होता है उसको लगा के सुनता है ना, हाँ, तो वो भी ध्वनि के परावर्तन के का सिद्धांत का ही उपयोग होता है उसमें भी, ठीक है। इको, अब देखो पहाड़ों पर जब हम कुछ बोलते हैं तो जब वो टकरा के जो वापस आती है तो वो प्रतिध्वनि, तो वो भी तो मतलब ध्वनि का परावर्तन ही हुआ ना। ये है क्या? ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप होता है, उसका डिजाइन इस ढंग का होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लेन मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर लगा, और यहाँ पर प्लेन मिरर लगा, 2 प्लेन मिरर लगे होते हैं। और मतलब यहाँ पर अगर ये पनडुब्बी, विशेषकर तो पनडुब्बी में लोग पनडुब्बी में इस्तेमाल किया जाता है इसका, मतलब पेरिस्कोप में। मान लेते हैं ये जल के नीचे छुपा हुआ है, तो पेरिस्कोप को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से देख लेते हैं सामने कि कोई दुश्मन का जहाज है ना, या क्या है,
उसका चित्र यहाँ बनता है और रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ बनेगा, है ना। एक मिरर यहाँ रहेगा, एक मिरर इस यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर बनता है, फिर यहाँ पर बनता है और फिर इसके बाद यहाँ पर आँखों पर वो बन जाएगी। तो यही पेरिस्कोप है। तो देख लेता है पानी के नीचे होने पर भी आप देख पाओगे पेरिस्कोप की मदद से। तो ये तो लाइट का रिफ्लेक्शन से हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा। पेरिस्कोप लाइट के रिफ्लेक्शन पे काम करता है, तो इसका आंसर ABC हो जाएगा। गरम चाय कप में रखी धातु की चम्मच, गरम चाय कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनटों बाद गर्म हो जाती है। ऑब्वियसली गर्म हो जाएगी ना, धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, ये भी सही है। तो AR दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है ना। घर्षण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। हाँ, तो ये तो सही है ना, घर्षण होगा तो ऊष्मा हीट जनरेट होगा और हमेशा ये गति का विरोध करेगा। अगर जैसे कोई बॉल है वो लुढ़कते हुए जाएगा तो उसका ज़मीन से घर्षण होगा और घर्षण के कारण ही ये बॉल रुक जाती है बाद में जाकर, है ना। चलने में घर्षण का उपयोग नहीं होता, ये गलत है। चलेंगे घर्षण के कारण ही तो आगे की ओर हमको ढकेलता है ना। जैसे अगर आप बर्फ़ पे चलेंगे तो चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, कहाँ कि वहाँ पर घर्षण बहुत कम मिलेगा पैरों को। और स्नेहक लुब्रिकेंट्स का उपयोग, है ना, मशीनों में करते हैं ताकि घर्षण कम हो, कम घिसाई हो। तो ये भी हाँ, तो 1, 2 और 4 ये सही है, ठीक है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन हुआ, सीधे मात्रा में समझो, जो भी लाइट का जो वेव हुआ, जो भी है वो सब चुंबकीय तरंग हुआ, ठीक है। जैसे इंफ्रारेड किरण है, एक्सरे ये भी है, ध्वनि तरंग नहीं होगा, माइक्रोवेव्स होगा। तो A, B और D, ठीक है। ध्वनि तरंग नहीं, लाइट वाला जो भी है ना, लाइट में जो स्पेक्ट्रम पर पढ़ते नहीं हैं, गामा रे, एक्स रे, है ना, इंफ्रारे, विजुअल, ये सब सारे विद्युत चुंबकीय तरंग ही हैं। और लाइट अपने आप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तांबा सस्ता होता है, तांबा खराब चालक होता है, तांबा कम प्रतिरोध देता है और अच्छा चालक होता है, यही सही होगा, है ना। ध्वनि कंपन, ध्वनि का संबंध कंपन से है, उसी तरह विद्युत का संबंध किससे होगा? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो भी विद्युत जनरेट होती है। एक व्यक्ति कोने के पीछे की आवाज़ सुनाई दे सकती है, एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज़ सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता, ठीक है। प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती, ये सही था। और प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है, गलत। ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि तरंगे हैं, तभी तो बता रहा है ये कि एक व्यक्ति को कोने के पीछे दरवाजे से, मान लीजिए दरवाजा के कोने से पीछे से जो उसको आवाज़ आ रहा है लेकिन वो उसको साउंड दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ध्वनि तरंग क्या है? प्रकाश तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। अगर ऐसा रहता तो ये कारण सही होता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं, उल्टा लिखा हुआ है कि प्रकाश तरंग जो होते हैं, तो प्रकाश क्या है, अगर अवरोध आता है ना तो वहाँ पर ना वो धुंधला हो जाएगा, ठीक है। मुड़ के वो ही पहुँचता है लेकिन वो धुंधला हो जाता है। तो लेकिन ये साउंड क्या है, साउंड अगर इधर साइड से भी आएगा तो वो मतलब सुनाई पड़ता है अच्छा से। तो पहला ही इसका सही है,
ये सही है और गलत है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या है? विद्युत को, हाँ मोटर क्या है? विद्युत को क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत को प्रकाश में बदलता है। सौर पैनल क्या है? प्रकाश को विद्युत में चेंज करेगा। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में। तो ये सही, सब सही लगातार, है ना। सर्दियों में यदि शीशे की खिड़की को अचानक गर्म किया जाए तो वह क्यों टूट जाती है ना। तो देखो, शीशा भारी होता है, शीशा विद्युत का संचालन नहीं कर सकता, असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो, शीशा गर्म है, अचानक से उस पर, है ना, चाहे शीशा सर्दी में शीशा ठंडा है, अब उसको अचानक से उसमें गर्म डालोगे तो वो फैलेगा। तो अचानक से जब उसमें विस्तार होगा तो शीशे में क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा और वो चटक जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने की सबसे सही व्याख्या करता है? तो सबसे सही व्याख्या क्या करेगा? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तभी तो भारहीन हुआ। तो यही आंसर है। कौन एक सजातीय मिश्रण नहीं है? होमोजीनस, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखो, पीतल क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर उसे बोलते हैं, मतलब कि जो मिक्सचर बनेगा ना, तो उसमें जो भी कंपाउंड होंगे, जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो एक फिक्स्ड रेशियो में ऑलवेज मौजूद होंगे। तो जब तांबा बनता है तो, है ना, किससे बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है ना। तो इसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है 80-20 या ऐसा कुछ करके, है ना। तो वही इसलिए, और वो मतलब सभी जगह एकदम सेम ही अनुपात, इस अनुपात को मेंटेन रखता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे सजातीय मिक्सचर, ठीक है, या मिश्रण। वायु क्या है? वायु में भी वही, मतलब वायु भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें देखो, CO2 कितना होता है? 0.03%। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। ये हमेशा इसको मेंटेन रखता है, तो इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर है, सजातीय मिश्रण है। अब धुआं है, धुआं में ज़रूरी नहीं है कि वो धुआं, कभी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, कभी मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, तो कभी डस्ट उसमें ज़्यादा होगा, है ना। तो ये सजातीय मिश्रण नहीं है, तो यही आंसर होगा। चीनी का जलीय विलयन, देखो जब शरबत होता है तो सब जगह मतलब चीनी में, मतलब सब जगह उसका सेम ही मिठास होता है, ठीक है। तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। RNA में कौन सा भस्म होता है जो DNA में नहीं होता है? यही होता है ना, यूरासिल नहीं होता है इसमें। जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो वह फिर से बेरंग हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यही, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखो, CO2 को जब CO2 को जब चूना जल मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब मिलाते हैं ना, तो हम जानते हैं ना, इसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया रंग हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है ना। लेकिन फिर ये बोल रहा है कि जब और अधिक मात्रा में यही इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और ज़्यादा मात्रा में जब प्रवाहित करेंगे ना, तो ये फिर से बेरंग हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि फिर से, मतलब फिर से रिएक्शन होगा, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करता है? तांबे की तार, है ना, पिघला हुआ
लिथियम क्लोराइड LiCl, Li प्लस Cl माइनस, है ना। और क्या है, पिघला हुआ है, मतलब तो पिघला हुआ रहेगा तो करेगा ना, विद्युत का संचालन करेगा। कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसमें ये नहीं बोला है। अच्छा, A+B, तो हाँ यही आंसर हो जाएगा, A+B। कॉपर क्लोराइड के बारे में नहीं बताया गया कि क्योंकि ये कॉपर क्लोराइड क्या है, एक अगर एक क्षण रहेगा तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये हो सकता है ये पिघला हुआ रहे या फिर है ना ये विलयन के रूप में रहे तो ये वहाँ भी ये करेगा, आयन फॉर्म करेगा। टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक नहीं है, फॉर्मिक पाया जाता है चींटी में। संतरे में पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल, हाँ संतरा खट्टा होता है तो साइट्रिक पाया जाएगा, खट्टा में पाया जाता है। अंगूर में पाया जाएगा टार्टरिक अम्ल, है ना, अंगूर में पाया जा सकता है। टार्टरिक पाया जाता है उसमें भी, इमली में पाया जाता भी है ना, और तो अंगूर में भी पाया जाएगा। बासी मक्खन में पाया जाएगा ब्यूटरिक अम्ल, है ना। टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल है ना, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, क्वेश्चन बनता है कभी कभार, है ना। या मैलिक रहेगा तो मैलिक एसिड भी पाया जाता है। टमाटर अगर खट्टा होगा तो उसमें साइट्रिक एसिड भी पाया जाएगा, तो मतलब ऑक्सैलिक एसिड रहेगा तो आंसर होगा, मैलिक होगा वो भी आंसर होगा टमाटर में, ठीक है। खून के जमने खून के जमने में कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, कैल्शियम के कारण ही खून जमता है, याद कर लो। कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं, है ना, जो मतलब एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे, ठीक है। तो इसका दो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, एक है जिंक ऑक्साइड होगा, तो यही यही आंसर है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? एरोमेटिक कंपाउंड यही है, C6 बेंजीन होता है। वॉशिंग सोडा, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, रासायनिक नाम। किसी तंत्र की हीट कांटेक्ट को क्या कहा जाता है? हीट कांटेक्ट को कहा जाएगा एंथैल्पी, ठीक है। एंट्रोपी नहीं कहा जाएगा उसको, फ्री एनर्जी भी नहीं, आंतरिक ऊर्जा भी नहीं। हीट कांटेक्ट को बोला जाता है एंथैल्पी, ठीक है। दोस्तों धन्यवाद, हमने ये सारे क्वेश्चन को इसमें कवर कर दिया है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का क्वेश्चन हमने सारा कंप्लीट करवाया है, और मतलब भरसक प्रयास किया है कि उसके मतलब बेहतर ढंग से उसको एक्सप्लेन किया जा सके। और होप दिस सेशन विल हेल्प यू in your upcoming future exam, primarily 22nd BPSC prelims. Thanks. Do like, share and subscribe this channel. Thank you.